मैं ये अपलोड कर देता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आपको बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर भारत के भूगोल में हरित क्रांति के विषय में बताने जा रहा हूँ। देखो, भारत के विषय में हरित क्रांति एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के विलियम गेट ने किया। संसार के प्रत्येक देश में अनुसंधान से ही वहाँ की परंपरागत खेती में सुधार हुआ है। सन 1834 में एल्सेस नामक स्थान पर जेवी बॉसिंगाल्टन कृषि वैज्ञानिक द्वारा प्रथम अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। तब से अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना से वहाँ के कृषि विकास में तेजी आई, जबकि हमारे देश में ठीक 50 वर्ष बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी स्थापित हुई। सन 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं में 50 लाख टन की बढ़त होकर के 170 लाख टन गेहूं का पैदा हुआ, तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने इसे हरित क्रांति की शुरुआत कहा। अर्थात गेहूं के उत्पादन में बम्पर पैदावार हुई। भारत में हरित क्रांति का आशय कृषि के क्षेत्र में पारंपरिक तकनीक एवं कृषि की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करने से है। सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ 1950 के दशक में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों के संचालन में हुआ। उन्होंने गेहूं की अधिक उपज देने वाली तथा अधिक प्रतिरोधी बौनी किस्म तैयार की। इसके बाद 1960 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन ने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में चावल की अधिक उपज देने वाली वर्णशंकर किस्म विकसित की। अधिक उपज देने वाली गेहूं व चावल की ये वर्णशंकर किस्में विभिन्न देशों में पहुंचाई गई, जिससे हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। भारत में हरित क्रांति कैसे आई, कब आई, इसकी हम बात करें तो 1960 के दशक के मध्य में मैक्सिको से लाई गई गेहूं की उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने ब्रीडिंग संकरण द्वारा नई नई गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की, जिनकी प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता 60 से 65 क्विंटल थी। ऐसी ही स्थिति धान की प्रजातियों में भी रही, जिनसे देश में 1960 के दशक के मध्य 1966 से 67 में कृषि में हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन आई। परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई, जिससे का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को ही तो है, इनको ही है, अपितु इनके साथ साथ डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी जाता है। 1960-61 में देश के 7 राज्यों में चयनित जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम IDAP प्रारंभ किया गया। इसके लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों का चयन किया गया। IDAP के तहत खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को ऋण, उन्नत बीज, उर्वरक, अनुदान व कृषि उपकरण प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम इस चयनित जिलों में सफल रहा। इससे प्रेरित होकर के 1965 में सरकार ने यह कार्यक्रम देश के 114 जिलों में सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP के रूप में विस्तृत कर दिया। इस कार्यक्रम को चलाने में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का बड़ा योगदान था, अतः उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नई नीति में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों पर बल दिया गया। इस कारण यह कार्यक्रम का नाम उन्नत बीज कार्यक्रम HYVP रखा गया। 1965-66 तथा 66-67 में देश में भयंकर सूखा पड़ने के कारण सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 1966-67 में अधिक उपज देने वाले बीजों की नई कृषि नीति को अपनाया। कृषि विकास की इस नई नीति ने अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP के अतिरिक्त बहुफसली कार्यक्रम मल्टीपल क्रॉप प्रोग्राम को भी सम्मिलित किया गया। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में गेहूं की खेती में उन्नत बीजों के प्रयोग से हुआ। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की खेती में हरित क्रांति का प्रभाव हुआ। लेकिन हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव गेहूं व चावल की खेती पर ही पड़ा। चावल की खेती में हरित क्रांति का अपेक्षाकृत गेहूं की तुलना में अधिक लाभ नहीं हुआ। 1983 तक चावल की खेती में इसमें शामिल कर लिया गया तथा बिहार, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में इस क्रांति का विस्तार हो गया। स्पष्ट है, गेहूं की 216.5, चावल की 109%, मक्का की 63%, ज्वार की 69%, बाजरा 94% की उपजों को कोष्ठानुसार वृद्धि हुई। हरित क्रांति में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज 1964-65 में 916 किलोग्राम से बढ़कर के 1990-91 में 2281 किलोग्राम व 2002-03 में 2618 किलोग्राम हो गई, जो विगत 37 वर्षों के दौरान 216.16% की वृद्धि को सूचित करती है। चावल की खेती में हरित क्रांति की अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। इसकी उपज विश्व के अनेक देशों की अपेक्षा भारत में बहुत कम है। मोटे अनाज, तिलहन, दालों में भी अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई, यद्यपि इनकी उपज में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में कृषि ने दूसरी हरित क्रांति की तत्काल आवश्यकता राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कमाल ने बताई, जिसमें मिट्टी, सॉइल से लेकर विपणन, मार्केटिंग तक कृषि के सभी पहलुओं का समावेश हो। तदनुसार भारतीय कृषि के समक्ष नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में देश में दूसरी हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन सेकेंड के लिए एक सम्मेलन नई दिल्ली में 22 से 24 नवंबर 2006 में आयोजित किया गया। कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, CSIR व एसोचैम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय थीम नॉलेज एग्रीकल्चर ही रखा गया। हरित क्रांति की उपलब्धियां, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि। गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति से पहले 1965-66 में 103 लाख टन था, जो 2013-14 में बढ़कर के 958 लाख टन हो गया। कृषि में तकनीकी का प्रयोग, नवीन कृषि नीति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की मात्रा बढ़ी है। उन्नतशील बीजों का प्रयोग भी बढ़ा है। नई विकास विधि के अंतर्गत सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया है। पौधे संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हरित क्रांति में आधुनिक कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, बुलडोजर है, बिजली के पंप सेट आदि को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिसके कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। खेती और मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। रोजगार में वृद्धि, गहन कृषि कार्यक्रम के तहत जुताई, निराई, कटाई आदि कार्य साल भर चलते रहते हैं। इसके अलावा मत्स्य पालन, डेयरी, बागवानी इत्यादि भी कृषि के ही अंग हैं। इन कार्यों के विकास में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। ग्रामीण संपन्नता में भी वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम हरित क्रांति की कमियों के बारे में देखेंगे। नंबर 1, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा। हरित क्रांति का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिल रहा है जिनके पास निजी पंप सेट, नलकूप, ट्रैक्टर व अन्य आधुनिक कृषि उपकरण हैं। सामान्य किसान उपरोक्त सुविधाओं से वंचित है। ये सुविधाएं केवल बड़े किसानों के पास ही उपलब्ध है। इस प्रकार इस क्रांति का लाभ बड़े किसान ही उठा रहे हैं। नंबर 2, प्रादेशिक असंतुलन। इस क्रांति का लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ जिलों में ही ज़्यादा हो पाया है। विशेष खाद्यान्न फसलों तक ही सीमित। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ विशेष फसलों जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का तक ही सीमित है। तिलहन, दालें, चारा फसलें, नकदी फसलों आदि में इसका कोई लाभ नहीं पहुँच पाया है। श्रम विस्थापन की समस्या। भारत जैसे श्रम अतिरेक वाली अर्थव्यवस्था में कृषि यंत्रीकरण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न कर रहा है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या रोजगार की तलाश के लिए शहरों की ओर पलायन कर रही है।
आर्थिक विषमता। राव के अनुसार हरित क्रांति ने कृषकों के मध्य आर्थिक विषमता को व्यापक कर दिया है। सुविधाओं का अभाव। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे कृषि, साख, सिंचाई व्यवस्था, सस्ते कृषि आगतों आदि के अभाव में कृषि विकास के क्षेत्र में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उत्पादन में अल्पकालिक वृद्धि। हरित क्रांति के प्रारंभिक वर्षों 1967 से 71 के बीच वार्षिक वृद्धि दर 4.8 थी, जो बाद में निरंतर घटती गई और 1991 से 2000 के बीच 1.6 ही रह गई। अब हम बात करते हैं सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवोल्यूशन। हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन की सफलता के पश्चात भारत में अब द्वितीय हरित क्रांति अर्थात एवरग्रीन रिवोल्यूशन की ओर बढ़ाना है, ताकि देश को सालाना खाद्यान्न उत्पादन को 210 मिलियन टन की मौजूद स्तर से दोगुना करके 420 मिलियन टन किया जा सके। यह विचार प्रमुख कृषि वैज्ञानिक व किसानों पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष MS स्वामीनाथन ने 25 जनवरी 2006 को कोयम्बटूर में एक व्याख्यान में व्यक्त किया। इसके लिए विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी के इस्तेमाल व ऑर्गेनिक फार्मिंग में शोध को बढ़ावा देने पर इन्होंने बल दिया। मिट्टी के स्वास्थ्य, सॉइल हेल्थ का उन्नयन करने, लैब टू लैंड प्रदर्शनों को बढ़ावा देने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अनिवार्य बनाने तथा किसानों को उचित मूल्य पर साख उपलब्ध कराने की आवश्यकता को भी आयोग के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बताया। इस प्रकार हम अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरित क्रांति और अब इसके बाद में सदाबहार क्रांति या सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में विचार कर रहे हैं, जिससे द्वितीय हरित क्रांति से हमारे देश का विकास हो सके, हमारे देश की कृषि उन्नत बन सके। थैंक यू।